Good morning class. Today we discuss chapter 4. We discuss geography chapter 4. Chapter 4 is agriculture, and in this video we discuss part 1. तो एग्रीकल्चर, जो वर्ड है एग्रीकल्चर, इससे आप सभी नॉन होंगे. एग्रीकल्चर हिंदी में इसे कृषि बोलते हैं. यस, तो जो हाउ टू प्रोड्यूस क्रॉप एंड व्हाट सॉइल रिक्वायर्ड या व्हाट टाइप ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड या what type of technology machinery required for production of crops. So all that things we discuss in this chapter, and different types of crop require different types of climate, temperature, soil, technology and other things. Yes students, firstly we discuss important terms. Yes, important terms discuss first. Students, you have to write down important terms in your सोशल साइंस नोटबुक. यस, देन स्टार्ट क्वेश्चन आंसर. आप सभी को पहले इम्पोर्टेंट टर्म्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं, देन आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं. यस, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज एरेबल लैंड. फर्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट टर्म है वो क्या है, एरेबल लैंड. एरेबल लैंड मीन्स लैंड विच कैन बी कल्टिवेटेड, मतलब वो लैंड जो कल्टीवेशन मतलब कृषि के लिए या खेती करने के लिए क्या है, परफेक्ट है, या उपजाऊ भूमि हम उसे बोल सकते हैं, या उपजाऊ लैंड हम उसे बोल सकते हैं, वो होती है एरेबल लैंड. नाउ सेकंड टर्म इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सेकंड टर्म जो हमारा है वो क्या है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग से हम समझ सकते हैं कि वो टाइप की फार्मिंग कि सिर्फ अपने परिवार का, अपनी जो फैमिली है उसको चलाने के लिए जो खेती की जाती है वो कहलाती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग. उसके अंदर जो फार्मर है वो अपनी जो क्रॉप्स है उनको सेल आउट नहीं करता है, सिर्फ वो जो क्रॉप्स होती है सिर्फ वो उन्हीं की फैमिली के लिए अवेलेबल होती है. यस, देखिए जैसे a type of farming where crops are grown for the consumption of the farmer's family. कि जो क्रॉप्स ग्रोन की जाती है, उगाई जाती है, सिर्फ वो फार्मर की फैमिली के लिए ही होती है, उन्हीं के कंजम्पशन के लिए ही होती है. नाउ थर्ड टर्म इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. यस, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, जो कल्टीवेशन मतलब जो कृषि की जाती है, खेती, वो चेंज करके की जाती है कि कुछ टाइम जैसे 5 to 10 ईयर इस लैंड के ऊपर करिए, देन आफ्टर 5 to 10 कहीं और करेंगे, फिर कहीं और करेंगे, इससे शिफ्ट करते जाते हैं, वो कहलाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन. अ टाइप ऑफ फार्मिंग वेयर ट्रीज आर क्लियर्ड एंड बर्न टू कल्टिवेट क्रॉप्स. दिस इज ऑल्सो नॉन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. मतलब इस टाइप की फार्मिंग जहाँ पहले क्या किया जाता है, जो ट्रीज़ होते हैं उन्हें बर्न किए जाते हैं, जलाए जाते हैं, देन वहाँ पर उसको जो लैंड है उसको इस तरह से फील्ड एक खेत की तरह बनाया जाता है, देन वहाँ पर क्या किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है, वो कहलाता है कल्टीवेशन फार्मिंग. इसे और भी स्लैश एग्रीकल्चर या बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं. क्यों, स्लैश मीन्स होता है कि जो लकड़ी के जो लॉन्ग पीसेस होते हैं उनको कट करके जलाना, ये चीज़ कहलाती है स्लैश. तो उनको या बर्न मतलब जलाना, ये इसको स्लैश या बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी इसे जाना जाता है. और ये परमानेंट यहीं, ऐसा नहीं कि इस पार्ट को उन्होंने यहाँ अभी क्या कर दिए, ट्रीज़ को कट करके जला दिया है तो यहीं पर वो क्या करेंगे, कल्टीवेशन नहीं, यहाँ से वो 10 to 5 ईयर ही करेंगे, देन वो अनदर लैंड सर्च करेंगे और वहाँ जाएंगे वो खेती करने के लिए, इसलिए इसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं. नाउ फोर्थ टर्म इज नॉमैडिक हर्डिंग. मूवमेंट्स ऑफ हर्ड्समैन विद देयर कैटल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ पॉस्चर एंड वाटर. नॉमैडिक में क्या होता है, नॉमैडिक मीन्स होता है घुमक्कड़. कि जो घुमक्कड़ जो अपना लाइफस्टाइल जिनका होता है, लाइक उनके पास क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ. जाए आप लोगों ने कभी आप विलेज गए होंगे तो देखा होगा, वहाँ पे ग्रुप में झुंड में आपने देखे होंगे एनिमल्स को, वो क्या करते हैं, उनको लेकर घूमते रहते हैं. लाइक बहुत सारी गॉड्स देखी होगी, या आपने शिप्स देखे होंगे, या किसी के पास कैमल्स होते हैं या काउज होती है, बफेलोज होती है, तो वो क्या होता है, ग्रुप 100 to 100 जो ग्रुप में होती है एनिमल्स, उन्हें वो क्या करते हैं, लाइक जैसे अभी यहाँ पर किसी पर्टिकुलर लैंड में या एरिया में क्या है, उनके लिए ग्रास अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, तो वो वहाँ रहते हैं. अब यहाँ ग्रास और वाटर अवेलेबल नहीं है तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं. तो ये चीज़ कहलाती है नॉमैडिक हर्डिंग. यस, देखिए मूवमेंट्स ऑफ हर्ड्समैन
विथ देयर कैटल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ पॉस्चर एंड वाटर, कि जो हर्ड्समैन मतलब चारावाहा, जो मतलब पशुओं के साथ जो रहते हैं, जो उनके साथ घूम रहे हैं, उन्हें हम हर्ड्समैन बोलते हैं, चारावाहा उसे हिंदी में बोला जाता है। वो क्या करते हैं, प्लेस टू प्लेस घूमते हैं, किसके साथ, अपने कैटल के साथ, और सर्च ऑफ उनके लिए घास एंड वाटर की सर्च में। यस, नाउ नेक्स्ट टर्म इज कमर्शियल फार्मिंग। यस, फार्मिंग डन ऑन लार्ज फील्ड फॉर सेल इन मार्केट यूजिंग मशीन्स। यहाँ ये बोल रहा है कमर्शियल फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जहाँ जो प्रोडक्शन जो किया जाता है, मतलब जो क्रॉप जो ग्रोन की जा रही है वो इसलिए की जा रही है ताकि वो उन्हें क्या कर सके, मार्केट में सेल आउट कर सके और उसके बदले वो मनी अर्न कर सके। वो कहलाता है कमर्शियल फार्मिंग, कि जो फसलें जो उगाई जा रही है फील्ड में, खेतों के अंदर, उन्हें वो क्या करते हैं, मार्केट में सेल आउट करते हैं, उसे बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। Now next term is mixed farming. Yes, mixed farming is cultivation of crops and rearing of animal on the same field. मतलब मिक्स फार्मिंग में क्या होता है कि उसी फील्ड में, सेम फील्ड में वो क्रॉप्स भी ग्रोन कर रहे हैं और क्या हो रहा है, वहाँ जो कैटल रियरिंग भी हो रहा है, मतलब पशुपालन। वो उन्होंने कैटल्स मतलब पशुओं, एनिमल्स है, उन्हें भी क्या कर रखा है, पाल रखा है, मतलब लाइक फॉर मिल्क के लिए जैसे उन्होंने बफेलो रख रखी है, गॉट रख रखी है, काऊ रख रखी है, तो वो भी उन्होंने रख रखी है और साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स भी ग्रोन कर रहे हैं। तो ये चीज़ कहलाती है मिक्स्ड फार्मिंग, कि पशुओं को भी साथ में रखना और साथ में खेती भी करना। नाउ लास्ट टर्म इज प्लांटेशन फार्मिंग। यस, प्लांटेशन फार्मिंग अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस ओवर लार्ज फार्म्स वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन एंड इट प्रोडक्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम सर्वल ईयर्स। यहाँ ये बोल रहा है कमर्शियल फार्मिंग जो है, जो प्रैक्टिस होती है वेरी लार्ज, जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं वहाँ पर इससे की जाती है। सॉरी, प्लांटेशन फार्मिंग जो होती है, प्लांटेशन मीन्स पौधे वाली जो फार्मिंग है, उसे कहाँ किया जाता है, जहाँ बड़े बड़े फील्ड्स, बड़े बड़े फार्म्स, बड़े बड़े खेत होते हैं, वहाँ पे किया जाता है। वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन, और वहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल टाइप की क्रॉप, ऐसा नहीं कि हम थोड़ा कुछ और टाइप वेराइटी ऑफ प्लांट्स हमने लगा दिए, यहाँ कुछ और वेराइटी, ऐसा नहीं, पूरा जो फील्ड है, इतना बड़ा फील्ड है, उसमें सेम ही टाइप के प्लांट्स वो लोग लगाते हैं। एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन ऑफ सर्वल ईयर्स, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट ऑब्टेन करने में हमें काफ़ी साल लगते हैं, सर्वल ईयर्स हमें लगते हैं, इसलिए उसे लार्ज फील्ड में की जाती है और एक ही टाइप का प्लांट उस फार्म में लगाया जाता है। यस, इंपॉर्टेंट टर्म इज कंप्लीट। नाउ कम टू चैप्टर पेज नंबर 44 वी डिस्कस। Yes, agriculture is one of the oldest activities of human beings in which edible plants were grown and looked after. यहाँ ये बोल रहा है एग्रीकल्चर जो है बहुत ही पुरानी एक्टिविटी है, बहुत ही हम पुराने टाइम से लोग करते हुए आ रहे हैं, जिसमें ईडेबल प्लांट्स मतलब जो खाने योग्य होते हैं वो ग्रोन किए जाते हैं, और उसके बाद और काफ़ी सारे चेंजेस भी आए हैं। Today, agriculture deals not only with cultivation of crop but also rearing of livestock. यहाँ ये बोल रहा है जो एग्रीकल्चर है वो सिर्फ इसी से डील नहीं करता है कि सिर्फ हमने क्रॉप्स लगाई है, कल्टीवेशन मतलब खेती करिए क्रॉप्स, बल्कि इसके साथ साथ रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक से यहाँ मतलब है एनिमल्स, पशुधन। लाइव स्टॉक को हिंदी में बोलते हैं पशुधन, मतलब कि जो एनिमल्स है, लाइक उन्होंने कोई काउस है या बफेलोज है, गॉट हो गई, इनको भी साथ में पाला जाता है, वो चीज़ हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, खेती भी करते हैं, फार्मिंग भी करते हैं, और जो कैटल रियरिंग भी करते हैं, दो दो वक्त साथ में करते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारे अपने आसपास। द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, और जो ये वर्ड है एग्रीकल्चर, ये जो दो लैटिन वर्ड्स हैं उनसे मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड इज एगर एंड कटर, मीनिंग द कल्टिवेशन ऑफ लैंड। एग्रीकल्चर का मीनिंग ही यही है, कल्टीवेशन ऑफ लैंड, मतलब वहाँ पर खेती करना या कुछ क्रॉप्स ग्रोन करना ही क्या होता है, कल्टीवेशन होता है। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे, हमारा जो टर्म है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यस, आवर टर्म इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यस, देखिए व्हाट इज इकोनॉमिक। हैव यू एवर थॉट हाउ अ पोटैटो स्टफ्ड पराठा इज़ मेड। यहाँ ये बोल रहा है क्या आपने कभी सोचा है कि जो पोटैटो स्टफ्ड मतलब पराठा, आलू का जो पराठा है उसके बारे में डिस्कस करें कि वो कैसे बनता है। पोटैटो स्टफ्ड पराठा इज़ मेनली मेड ऑफ व्हीट फ्लोर एंड पोटैटो गेट डायरेक्टली फ्रॉम दी
फील्ड्स। यहाँ ये बोल रहा है जो पोटैटो स्टफ मतलब पराठा है उसमें हमें किस चीज़ की नीड होती है, 2 थिंग्स की, एक तो पोटैटो और व्हीट फ्लोर, 2 थिंग्स की नीड होती है। और ये दोनों ही थिंग्स हमें कहाँ से मिलती है, एग्रीकल्चर से मिलती है या कल्टीवेशन से हमें मिलती है। Thus, the 3 main activities are involved in making a पराठा। यहाँ ये बोल रहा है पराठा जो बनाने में, पोटैटो स्टफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्टिविटीज़, 3 मेन टाइप्स की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। जो फर्स्ट एक्टिविटीज़ होती है ग्रॉन, कि हमें क्या करना होगा, फर्स्ट आर एक्टिविटीज़ इज ग्रॉन, कि सबसे पहले हमें क्या होगा, जो पोटैटो है और जो व्हीट है उसे क्या करना होगा, ग्रॉन उगाना होगा। फील्ड जो हमारे खेतों में हमें सबसे फर्स्ट क्या करना होगा, ग्रोन करना होगा। तो यस, फर्स्ट व्हीट एंड पोटैटोज आर ग्रोन इन द फील्ड। फर्स्टली हमें क्या करना होगा, जो पोटैटोज है और जो व्हीट है हमें उन्हें क्या करना होगा, ग्रोन करना होगा, मतलब उगाना होगा। नेक्स्ट जो एक्टिविटी होगी, सेकेंड एक्टिविटी ये होगी प्रिपेयर्ड। क्या होगी सेकेंड एक्टिविटी, प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर करना होगा ना, ग्रोन उगा लिया तो अब उसको प्रिपेयर भी करना होगा। तो व्हीट फ्लोर एंड पोटैटो स्टफिंग आर प्रिपेयर्ड फॉर मेकिंग द पराठा। इन दोनों को, व्हीट फ्लोर और पोटैटो को प्रिपेयर किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, तो उससे क्या प्रिपेयर होगा, पराठा या जो पोटैटो स्टफ है हमारा वो प्रिपेयर होगा। फिर नेक्स्ट जो थर्ड है, पोटैटो स्टफ्ड पराठा इज कुक्ड। जो लास्ट हमारी एक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, कुक्ड, कि हमें उसे क्या करना होगा, कुक करना होगा, तभी हम उस पोटैटो स्टफ को ईट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ ये बोल रहा है उसे कुक्ड करना होगा। पोटैटो स्टफ पराठा इज कुक्ड। और लास्ट जो हमारी थर्ड एक्टिविटी होगी कुक्ड, उसे पकाना होगा, हमें कुक करना होगा। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ से हम क्या होगा, हमारा एक पोटैटो स्टफ तैयार होगा। तो इस तरह की जो ये एक्टिविटीज़ जो होती है जिससे मनी अर्न होगी, कहीं ना कहीं वो जो है, अगर हम फार्मर की बात करेंगे तो वो ग्रोन करेंगे, देन वो मार्केट में सेल करेंगे, उससे मनी अर्न होगी। फिर हम मार्केट से हम लोग उसे लेकर के आएंगे, तो उससे क्या होगा, जो सेलर है जो उस प्रोडक्ट को, पोटैटो को सेल कर रहा है, उसे उसके पास भी क्या आएगी, मनी आएगी। और जो व्हीट फ्लोर सेल कर रहा है या व्हीट सेल कर रहा है उसके पास भी मनी अर्न होगी। तो इस तरह से ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई कि सबके पास क्या जनरेट होगी, मनी जनरेट होगी इससे। Yes, we have seen that agriculture product can not be consumed directly। यहाँ ये कह रहा है, हमने देखा है कि जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसे हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। क्या हम सिर्फ यहाँ जो ग्रोन करके ही क्या हम पोटैटो और व्हीट का यूज़ कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। इसके लिए क्या है, एक पूरा प्रोसेसिंग है। तो डायरेक्ट जो एग्रीकल्चर मतलब जो फील्ड से आया है उसे हम यूज़ नहीं कर सकते थे। दे नीड टू कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट। उसे हमें किस में कन्वर्ट करना था, फिनिश प्रोडक्ट। और फिनिश प्रोडक्ट जो हमारा क्या है, पोटैटो स्टफ, जो लास्ट में कुक होकर बना है वो फिनिश प्रोडक्ट। तो वो दैट आर सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन थ्रू डायरेक्ट एक्टिविटीज़, क्योंकि तभी ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए या ह्यूमन कंजप्शन के लिए प्रिपेयर है। अदरवाइज़ क्या, डायरेक्ट आप यहाँ पे ग्रोन हुआ है तो हमने पोटैटो खा लिया और व्हीट खा लिया, तो क्या ये पोटैटो स्टफ हुआ, नो। और इसे हम कंज्यूम कर ही नहीं सकते। हम कंज्यूम कब करेंगे, जब वो कुक हो जाएगा। मतलब कंज्यूम मीन्स यूज़ कब करेंगे हम, वो हमारे यूज़ करने के लिए कब रेडी है, जब वो कुक हो जाएगा तब वो यूज़ करने के लिए रेडी है। तो ये जो इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इससे रिलेटेड होती है। यस, नाउ वी डिस्कस पेज नंबर 45, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यस, आज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यस, फर्स्ट जो है 3 टाइप्स की इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उन्हें 3 टाइप्स इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी एक्टिविटीज़, and last one is territory activities। यस, तो फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। यस, प्राइमरी एक्टिविटीज़
ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू गैदरिंग, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज़। मतलब जो भी नेचुरल, मतलब जो प्रकृति से रिलेटेड जो चीज़ें हैं या रिसोर्सेज हैं, उनसे रिलेटेड जो हम भी एक्टिविटी हम लोग करेंगे वो आएगी किसके अंदर, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर। लाइक जैसे गैदरिंग, सबसे पहले जैसे इकट्ठा करना, अगर हमने कोई क्रॉप वहाँ पर ग्रोन करी अपने फील्ड के अंदर तो क्या करना, उस क्रॉप को कलेक्ट करना, एक्सट्रैक्शन करना, मतलब कि उस क्रॉप को क्या करना, निकालना वहाँ से, कटिंग करना उसकी, देन उसको प्रोडक्शन करना। तो ये सारी चीज़ें कि हमने सबसे पहले क्या लगाई है, क्रॉप को ग्रोन किया है, ग्रोन करने के बाद उसे कटिंग करी है, कटिंग करने के बाद मशीन के अंदर उसे निकाला है, तो जो हमें जिस सीड की नीड है वो हमने निकाला। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ आएगी ये किसके अंदर आएगी, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर, जो नेचुरल चीज़ों से रिलेटेड है, कि जो फील्ड से हमें मिल रही है या फील्ड में हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो किसके अंदर आएगी, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आएगी। यस, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर, कुछ एक्टिविटीज़ है जिनके एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं कि इनको हम किस में डाल सकते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में डाल सकते हैं। तो एग्रीकल्चर खेती, ये भी प्राइमरी एक्टिविटी। अभी हमने यही देखा है कि जो फसल उगाना ये किसके अंदर आएगा, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर। फिशिंग, मछली पालन करना। माइनिंग मीन्स खनन, माइंस के अंदर से जो मिनरल्स निकाले जाते हैं वो माइनिंग का वर्क, वो भी किस में आता है, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर। कैटल रियरिंग, पशुपालन करना, जो एनिमल्स वगैरह हम लोग रखते हैं घरों में वो किसके अंदर आता है, वो भी प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है। लैम्बरिंग मतलब वुड से रिलेटेड कोई वर्क करना या लकड़ी का काम करना, कि लाइक जो फॉरेस्ट है वहाँ से ट्रीज कटिंग करके लाना, वुड यूज़ करना, वो भी किसके अंदर आता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स थे। नाउ वी डिस्कस सेकेंडरी एक्टिविटीज़। अब हम क्या कि कौन सी एक्टिविटीज़ प्राइमरी में तो हमें पता पड़ गया कि पशुपालन करना, खेती करना, मछली को पालना, ये सारी चीज़ें किसके अंदर, माइनिंग का जो वर्क है वो तो प्राइमरी एक्टिविटी। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, activities that are related to the processing of product obtained from primary activities are called secondary activities। मतलब जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ करके हमें जो प्रोडक्ट मिला है, लाइक यहाँ से हमें जैसे वीट मिला है, प्राइमरी एक्टिविटी करी है तो हमें क्या मिला है, वीट। अब उस वीट की क्या करेंगे हम, प्रोसेसिंग करेंगे। वीट की क्या करेंगे हम लोग, प्रोसेसिंग करेंगे। तो जो वो प्रोसेसिंग होगी वो कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी, सेकेंड। कि वीट से हमने क्या बनाया है, फ्लोर, आटा बनाया, कि जो मशीन्स के अंदर वीट गया है उनकी जो क्लीनिंग हुई है, क्लीनिंग करने के बाद उससे क्या किया गया, फ्लोर मतलब आटा बनाया गया। तो ये वो हो गया सेकेंड। या वुड, अगर हम जैसे प्राइमरी एक्टिविटी से क्या आया, वुड आया, लकड़ी। अब लकड़ी से हमने क्या है, मशीन्स के अंदर जाकर हमने कोई लाइक टेबल बना दी है या एनी टाइप ऑफ फर्नीचर अगर हमने बना दिया है तो ये किसके अंदर आ जाएगा, सेकेंडरी एक्ट। कि यहाँ प्राइमरी से जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसको मशीन्स के अंदर प्रोसेसिंग करके हमने कन्वर्ट किया है, मतलब यूजेबल, हमने यूज़ करने लायक उसे किया है। तो वो जो यूज़ करने की जो प्रोसेसिंग है कि लकड़ी को फर्नीचर में जो कन्वर्ट करने की जो प्रोसेसिंग है वो किसके अंदर आएगी, सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आएगी। कि जो हमने प्रोडक्ट ऑब्टेन किया है प्राइमरी एक्टिविटी से उसे हम प्रोसेसिंग करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, तो जो सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाएगी वो प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ इन्होंने दिए हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के, वो हम देखते हैं। मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स, क्लॉथ मतलब कपड़े बनाना जो नेचुरल फाइबर्स है, लाइक कॉटन कपास जो हमें यहाँ से मिला है उससे अब क्या बनाना, क्लोथ्स बनाना, कपड़े बनाना। तो वो मशीन के अंदर जाके पहले धागा तैयार हुआ, धागा थ्रेड से क्या तैयार हुआ, फिर क्लॉथ प्रिपेयर हुआ है, कोई शर्ट बनाई है, कोई पैंट बनाई है, जो ड्रेस मटेरियल कोई भी बनाया है। तो ये सारी जो आएगा प्रोसीजर वो किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आएगा। फिर है मैन्युफैक्चरिंग आयरन और स्टेनलेस स्टील फ्रॉम मिनरल्स ऑब्टेन थ्रू माइनिंग, माइनिंग के थ्रू जैसे हमने आयरन निकला था या स्टील जो है तो उससे कुछ बनाना, आयरन से लाइक टेबल्स वगैरह बनाना या आयरन प्रोडक्ट्स बनाना, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर। प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर और एनिमल प्रोडक्ट्स सो दैट आर कैन बी कंज्यूम, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल ETC। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं वो भी इसी के अंदर आएंगे। कि या जो यहाँ ये बोल रहा है एनिमल्स से जो लाइक मिल्क मिला है, मिल्क को किस में, बटर में कन्वर्ट करना, चीज़ में कन्वर्ट करना या कर्ड बनाना या
कुछ भी बनाना मिल्क से, या मिल्क की मिठाई प्रिपेयर, स्वीट्स प्रिपेयर करना, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। यस, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ से जो भी प्रोडक्ट हमें मिला है उसको प्रोसेसिंग करना और उससे जो ऑब्टेन होगा तो वो किसके अंदर आ जाएगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाता है। नाउ थर्ड इज डिस्कस टेरिटरी एक्टिविटीज़। अब हम जो डिस्कस करेंगे टेरिटरी एक्टिविटीज़, क्या होता है टेरिटरी एक्टिविटीज़ में, सर्विस रेंडर्ड टू द सोसाइटी आर इंक्लूडेड टेरिटरी एक्टिविटीज़। रेंडर्ड मतलब देना, सर्विस प्रोवाइड करना, इसमें हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है। टेरिटरी, यहाँ तो हमारे पास प्रोडक्ट था कि हमने कोई वीट हो गया या कॉटन हो गया, मिल्क हो गया, फिर यहाँ भी हमें था कि फ्लोर हो गया या टेबल फर्नीचर कुछ भी बना वुड से तो वो, बट यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं होता। यहाँ क्या होती है, सर्विस होती है। क्या होती है, सर्विस। सर्विस लाइक हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं तो डॉक्टर हमें देखता है, अपने पेशेंट को देखता है, तो वो क्या होता है, उसके बदले क्या कोई आपको प्रोडक्ट देता है, वो आपका चेकअप कर रहा है, तो क्या कोई सामान मिला है आपके हाथ में, कोई सामान आया नहीं आया, तो वो चीज़ आती है सर्विस। और सर्विसेज किसके अंदर आती है, टेरिटरी एक्टिविटीज़ के अंदर। या आप किसी होटल में गए हैं फॉर लंच के लिए या फॉर डिनर के लिए, तो आप वो लंच या डिनर वहाँ लेकर आए, या आपने किसी होटल के अंदर नाइट स्टे किया है, तो क्या कोई प्रोडक्ट आपके हाथ में आया है, कोई प्रोडक्ट आपको मिला है, नहीं मिला है। तो ये जो सर्विसेज होती है ये आती है टेरिटरीज एक्ट। और सर्विसेज की जो एग्जाम्पल है देखिए टेरिटरीज, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, मेडिसिन, टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, आप ट्रेन या बस में वन प्लेस टू अनदर प्लेस गए, तो क्या बस में कोई प्रोडक्ट मिला आपको, नहीं, ये सर्विस थी कि आप बस ने आपको क्या प्रोवाइड करवाई है, सर्विस कि आप इस जगह से दूसरी जगह गए, तो ये आती है। या टीचिंग, टीचर आपको पढ़ा रहा है तो क्या टीचर कोई प्रोडक्ट दे रहा है, मैं आपको कोई प्रोडक्ट दे रही हूँ, नहीं दे रही हूँ, मैं आपको क्या दे रही हूँ, सर्विस, कि सिर्फ पढ़ा रही हूँ। जैसे हॉस्पिटल हो गया, बैंक हो गया, इस तरह की जो चीज़ें होती है जो हमें सर्विस प्रोवाइड, सर्विस मीन्स हिंदी में बोलते हैं सेवाएं जो हमें देती है। कम्युनिकेशन लाइक जो हो गया कि हम मोबाइल में बैलेंस करवाते तो क्या कोई प्रोडक्ट आपके यहाँ, कोई चीज़ आपके यहाँ नहीं आई है, हमें क्या मिली, एक सर्विस मिली है कि हम कॉलिंग कर सकते हैं, हम मैसेजिंग कर सकते हैं, हमें नेट फैसिलिटी मिली है। तो ये सारी जो चीज़ें आती है वो किसके अंदर आती है, टेरिटरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। यस, अब हम सबसे फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर, एक जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। एग्रीकल्चर कौन सी एक्टिविटी है, प्राइमरी। अभी हमने देखा था कि एग्रीकल्चर कौन सी एक्टिविटी थी, प्राइमरी एक्टिविटी थी। एग्रीकल्चर कौन सी एक्टिविटी है, प्राइमरी, क्योंकि इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो रिलेटेड वर्क होगा वो किसके अंदर होता है, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं एग्रीकल्चर को। यस, तो देखिए मोर देन 50% ऑफ द प्रोडक्शन, सॉरी, more than 50% of the population of the world is engaged in agriculture और agriculture related activities। यहाँ ये बोल रहा है हमारे वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलेशन मतलब जो जनसंख्या है, मोस्टली लोग 50% लोग किसके अंदर इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर के अंदर। वो लोग क्या करते हैं, खेती का काम करते हैं, कृषि काम वो करते हैं। यस, इन इंडिया 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया की कितनी पॉपुलेशन, 2/3 पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 50% जो पीपल है वो एग्रीकल्चर करते हैं, और इंडिया की हम बात करें तो 2/3 किस में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग मिलियन ऑफ पीपल एंड प्रोवाइड फूडर टू ओवर 3 करोड़ एनिमल्स। मिलियंस, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को एग्रीकल्चर की वजह से क्या मिल पा रहा है, फूड मिल पा रहा है, खाना मिल पा रहा है। और जो हमारे एनिमल्स है, जो हमारे 30 करोड़ एनिमल्स है, उन्हें क्या मिल पा रहा है, फूडर, फूडर मतलब चारा खाने के लिए, एनिमल्स को उनका फूड मिल पा रहा है सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो क्या हमें खाना मिल पाएगा, सोचिए, अगर वीट नहीं होगा, वीट से ही सारी चीज़ें बनती है, चाहे हम सूजी की बात करें, मैदा की बात करें या किसी भी और मटेरियल, तो वो कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर। तो इसके लिए एग्रीकल्चर मस्ट है। तो एग्रीकल्चर से ही हमें क्या मिलता है, खाना मिलता है, या हमारे पास जो फूड आता है वो एग्रीकल्चर के थ्रू ही आता है। अगर सोचो एग्रीकल्चर नहीं होगी तो हमारे पास फूड भी नहीं होगा, ना तो एनिमल्स के पास फूडर होगा, ना हम लोगों के पास फूड होगा। तो एग्रीकल्चर इज़ द मस्ट, कि कोई सी भी कंट्री हो, कोई सा भी
स्टेट हो वहाँ एग्रीकल्चर होना ज़रूरी है, खेती होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वहाँ क्या किसकी प्रॉब्लम आएगी, फूड को रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी कि नहीं हम सभी तो किसी को सबको बिजनेस करना है, किसी और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है, तो अगर एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो फूड कहाँ से आएगा, तो एग्रीकल्चर भी मस्ट है। यस, फिर बोल रहा है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज डिराइव देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर। और जो एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ होती है, जो इस पे बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो क्या करती है, रॉ मटेरियल मतलब जो एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल आता है उसे कन्वर्ट करती है। यस, फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। अब हम यहाँ देखेंगे इसका जो सब पॉइंट है एग्रीकल्चर जो प्राइमरी एक्टिविटी है कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर को, कि कौन कौन सी चीज़ों की वजह से एग्रीकल्चर अफेक्ट होगा, कि जो कृषि है हमारा, जो एग्रीकल्चर है क्या होगा, अफेक्ट होगा। कि लाइक बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है या फ्लड आ गई है या ड्रॉट सूखा हो गया है या कोई और रीज़न है, तो इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसको अफेक्ट करती है, एग्रीकल्चर को अफेक्ट करती है। उससे जो प्रोडक्शन होता है कि उससे जो आ रहा है लाइक वीट है या मेज़ है या कॉटन या कोई भी प्रोडक्ट वहाँ से आया है तो वो कम या ज़्यादा हो सकता है। देखिए, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन कन्फाइंड टू ओनली सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर फेवरेबल कंडीशन एग्जिस्ट फॉर क्रॉप कल्टिवेशन। यहाँ ये बोल रहा है जो एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ है हमारी कुछ पार्ट्स में ही होती है वर्ल्ड में, ऐसा नहीं वर्ल्ड में हमारे पास लैंड तो बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन लैंड के कुछ पार्ट्स में ही एग्रीकल्चर होता है। क्यों होता है, क्योंकि वही जो लैंड है वो सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है, एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है या कल्टीवेशन के लिए। बाकी जो अदर अवेलेबल लैंड है वो एरेबल नहीं है, मतलब बंजर है, बैरन लैंड है, तो वहाँ क्या है, पॉसिबल नहीं है, क्रॉप प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। यस, फिर यहाँ बोल रहा है फैक्टर दैट अफेक्ट, जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं उसको इन्होंने क्लासीफाई किया है, टू टाइप से इन्होंने देखिए क्लासीफाई किया है, फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन इनपुट्स। फर्स्ट जो हमारा है फिजिकल एंड देन है ह्यूमन। फिर टू टाइप्स के फैक्टर्स इन्होंने बताए हैं, फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर। यस, तो इसी पेज नंबर 45 पर फर्स्टली वी डिस्कस डू यू नो। यस, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पेस्टिकल्चर, विटीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर आर सम ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज़। इसके अलावा भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ वैसे तो हमने देख ली थी, फिशिंग, माइनिंग, कैटलिंग। इसके अलावा भी और कौन कौन सी होती है, देखिए एग्रीकल्चर, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, की जो आर्ट है, जो कल्टीवेशन का जो आर्ट है और उसमें साइंस भी इन्वॉल्व है, जैसे रेजिंग क्रॉप, जिसकी वजह से क्रॉप्स हम लोग ग्रोन करते हैं, रियरिंग लाइव स्टॉक, जो लाइव स्टॉक पशुपालन किया जाता है वो किसके अंदर आता है, एग्रीकल्चर के अंदर आता है। सेकंड जो है कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू गेट सिल्क फाइबर इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मतलब सिल्क के जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, कि सिल्क का जो वॉर्म होता है, कीड़ा, सिल्क बनाने के लिए कीड़ा होता है, उसे शहतूत के पेड़ पर रखा जाता है, तो ये सेरिकल्चर है। ये भी किसके अंदर आता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर ही आता है। सिल्क से फिर क्या बनते हैं, सिल्क के क्लॉथ्स बनते हैं। देन फिर है पिसिकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक पॉन्ड इज कॉल्ड पिसिकल्चर। ये जो फिशिंग, मछली पालन, जो क्या स्पेशल टाइप्स के पॉन्ड बनाए जाते हैं और वहाँ पे फिशेस को रखा जाता है, तो ये चीज़ आती है पिसिकल्चर के अंदर। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड विटीकल्चर, सिर्फ किसी फील्ड के अंदर ओनली ग्रेप्स लगाना, ग्रेप्स कल्टीवेट करना, ये आता है विटीकल्चर के अंदर। ये भी प्राइमरी एक्टिविटीज़, क्योंकि ये हमें कहाँ से मिल रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहा है, इसलिए ये किसके अंदर आ रही है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर। ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा वेजिटेबल्स ग्रोन करना, फ्लावर्स ग्रोन एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्लावर्स, ये किसके अंदर आते हैं, हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं। और हॉर्टिकल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज़। वाई, बिकॉज दे ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज, हमें नेचर से मिल रहा है, इसलिए ये हॉर्टिकल्चर भी क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। तो यस स्टूडेंट्स, कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 46। यस, फर्स्टली वी डिस्कस फिजिकल फैक्टर, कि फिजिकल फैक्टर क्या होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे एग्रीकल्चर को, वो हम यहाँ देखेंगे। फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एग्रीकल्चर आर, जो वो फिजिकल फैक्टर्स जो हमारे एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं वो कौन से हैं, देखिए टोपोग्राफी,
ट्रोपोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक स्थिति, मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, जहाँ हम कल्टीवेशन कर रहे हैं वहाँ के आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, वो सॉइल, वहाँ पर मिट्टी किस टाइप की है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, किस टाइप का वाटर वहाँ अवेलेबल है, एंड क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। इन सारी चीज़ों पे क्या डिपेंड करती है, हमारी एग्रीकल्चर डिपेंड करती है। यस देखिए, तो सबसे फर्स्ट जो हम फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो है ट्रोपोग्राफी। फर्स्ट जो फिजिकल फैक्टर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रोपोग्राफी। द ट्रोपोग्राफी ऑफ अ प्लेस एज अ मेजर फैक्टर दैट अफेक्ट द एग्रीकल्चर। यहाँ ये बोल रहा है ट्रोपोग्राफी एक प्लेस जो मेजर सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारी एग्रीकल्चर को। ट्रोपोग्राफी जो फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट किसको करता है, एग्रीकल्चर को करता है। फ्लैट लैंड और प्लेन्स आर मोर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एज द सॉइल गेट डिपोजिटेड बाय रिवर्स इन दीज एरिया। जो फ्लैट लैंड, जब प्लेन जो होती है वो सबसे अच्छी सुटेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए या कल्टीवेशन के लिए। और इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि फ्लैट लैंड पर जो क्या होती है, जो मिट्टी आती है, जो वो क्या होती है, रिवर्स अपने साथ बहा करके लाती है और वो मिट्टी वहाँ डिपॉजिट हो जाती है, वो सॉइल वहाँ डिपॉजिट हो जाती है। तो इसलिए फ्लैट जो लैंड होती है उसे सबसे ज़्यादा क्या माना जाता है, सूटेबल माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए। फिर ऑन द अदर हैंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ऑन हाई माउंटेन्स कैन बी डिफ़िकल्ट। और वहीं ये बोल रहे हैं माउंटेन्स के ऊपर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ क्या होती है, डिफ़िकल्ट होती है, मुश्किल होती है। माउंटेन्स, पहाड़ों पर खेती करना डिफ़िकल्ट होता है। दिस इज़ बिकॉज इन दीज एरिया सॉइल इज़ लेस फर्टाइल एंड सॉइल इरोजन इज़ कॉमन प्रॉब्लम। वहाँ पर क्या होता है, एक तो सॉइल होती है वो फर्टाइल, मतलब उपजाऊ नहीं होती, वहाँ की जो माउंटेन्स पर जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ नहीं होती है। और सेकंड थिंग जो यहाँ बोली सॉइल इरोजन, कि वहाँ से मिट्टी जो है बहकर, पहाड़ है तो पहाड़ से मिट्टी बहकर कहाँ आती है, नीचे की तरफ प्लेन एरिया में ही आती है, तो वहाँ पर सॉइल रुकती ही नहीं, तो इसलिए वो सॉइल क्या होती है, फर्टाइल नहीं होती। इस वजह से वहाँ की जो सॉइल है वो कल्टीवेशन के लिए बेटर नहीं होती है। फिर जो यहाँ बोला है ऑन हाई लैंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कैन बी परफॉर्म बाय टेरेस फार्मिंग। तो फिर जहाँ पर हाई लैंड होता है, मतलब माउंटेन्स वगैरह है या जो लैंड है वो ऊंची है, हाई है, तो फिर वहाँ पर जो क्या है, टेरेस फार्मिंग की जाती है। और बाय बिल्डिंग चेक डैम्स, कि वहाँ पर जैसे ये इस टाइप से खेती की जाती है, कि ये इस टाइप से सीढ़ी नुमा, टेरेस फार्मिंग मीन्स सीढ़ी नुमा, इस तरह से बना करके वहाँ क्या किया जाता है, कल्टीवेशन, ताकि अगर ऊपर से मिट्टी बहकर भी आए तो थोड़े यहाँ रुक जाए। चेक पॉइंट्स यहाँ वर्ड टर्म यूज़ हुई है, तो ताकि यहाँ मिट्टी रुक जाए और इन जगहों पर क्या उगाई जाती है, हम फसलें उगाते हैं इन जगहों पर। ये जो फ्लैट लैंड है यहाँ पर क्रॉप्स ग्रोन की जाती है। इस तरह से सीढ़ियाँ जिस तरह से होती है ना हमारे स्टेयर्स, उसी तरह से यहाँ बिल्ड किया जाता है और वहाँ पर क्रॉप्स ग्रोन की जाती है। माउंटेन्स एरिया या हाईलैंड एरिया जो होते हैं वहाँ पर। Thus, topography of a place is one of the main factor that greatly influence crop production. तो यहाँ ये बोल रहा है टोपोग्राफी एक मेन फैक्टर है जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसको, एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर को कौन इन्फ्लुएंस करता है, ये टोपोग्राफी। नाउ सेकंड टर्म इज सॉइल। सॉइल मिट्टी, जो मिट्टी है वो भी ज़रूरी है। विदाउट सॉइल के क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्रॉप्स ग्रोन एंड डेवलप इन सॉइल। क्रॉप्स ग्रोन और डेवलप कहाँ की जाती है, सॉइल में, मिट्टी में। हैंस सॉइल टाइप एंड क्वालिटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ ये बोल रहा है सॉइल का जो टाइप है और क्वालिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर में, कृषि में, कि अगर हम अच्छी टाइप की सॉइल होगी तो वहाँ जो क्रॉप्स ग्रोन होगी वो भी अच्छी होगी, क्वांटिटी उनकी ज़्यादा होगी। और सॉइल अगर कम फर्टाइल है तो वहाँ जो क्रॉप्स ग्रोन होगी वो भी क्या होगी, कम होगी, वहाँ से हमें जो फसलें जो मिलती है वो कम मिलेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलुवाइल सॉइल रिच इन ह्यूम्स इज़ द बेस्ट फॉर द क्रॉप्स। एलुवाइल जिस टाइप की जो सॉइल होती है उसमें ह्यूम्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो बेस्ट होती है क्रॉप्स के लिए। इट इज़ सुटेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्रॉप्स। और ये ऑल टाइप, जितनी भी टाइप्स की क्रॉप्स हैं उनके लिए सुटेबल होती है एलुवाइल सॉइल। फिर है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल इज़ लो ऑन फर्टिलिटी। इसमें जो फर्टिलिटी कम होती है लेटेराइट सॉइल की, उपजाऊपन कम होता है। इट इज़ सुटेबल ओनली फॉर ग्राउंड नट माइल्स। ये किसके लिए, एक तो ग्राउंड नट मतलब मूंगफली के लिए, और माइल्स मतलब ज्वार बाजरा, उन्हीं के लिए सुटेबल होती है। जो लेटेराइट सॉइल होती है वो इतनी उपजाऊ नहीं होती है इस वजह से। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वाटर। एग्रीकल्चर में हमें और किसकी नीड होगी, वाटर की भी नीड होगी
तो हमारा थर्ड जो फिजिकल फैक्टर है उसमें आएगा वाटर। यस, वाटर इज़ असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। असेंशियल मतलब ज़रूरी है, वाटर पानी क्या है, ज़रूरी है एग्रीकल्चर के लिए। रेनफॉल इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर, और रेनफॉल मतलब बारिश उसका प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स क्या है इसका, वाटर का, बारिश है। हमें कहाँ से मिलता है पानी, बारिश जो अगर हम कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि बारिश अच्छी हुई तो इस साल फसलें भी अच्छी होगी, तो यही रीज़न है। टाइमली एंड एडिक्वेट रेनफॉल इज़ वाइटल फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए, फसलों की ग्रोथ के लिए टाइम टू टाइम बारिश होना ज़रूरी है। अगर फसलों को बारिश नहीं मिलेगी तो क्या होगी, फसलें बड़ी नहीं हो पाएगी। इनएडुकेट और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कैन कॉज ड्रॉट वेयर हैवी रेनफॉल कॉज रेनफॉल। यहाँ बोल रहे हैं अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उससे भी क्या होगा, फ्लड, बाढ़ आ जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगी, जो हमारी क्रॉप्स है वो क्या होगी, ख़राब हो जाएगी, पानी के अंदर रह के गल जाएगी फसलें, हम ऐसा कह सकते हैं। और अगर बारिश बिल्कुल ही नहीं हुई है, ड्रॉट मतलब सूखा है, फसलों को बिल्कुल भी पानी नहीं मिला है, तो क्या हो जाएगी, वो सूख जाएगी। तो इस तरह से ज़्यादा बारिश या कम बारिश में भी क्या है, कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है, या हम ऐसा कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर है वो उससे क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है। यस, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ ऑल्सो इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो इसके लिए इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन मीन्स सिंचाई, कि प्रॉपर की अगर हमने क्रॉप्स लगाई हैं तो उनके लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लाइक ट्यूबवेल्स होने चाहिए, वेल्स, कुएँ वगैरह होने चाहिए। हमने हमारे फील्ड के अंदर पाइपलाइंस वगैरह इस तरह से लगा रखी है, या आसपास से कोई कैनल्स, नहरें गुजर रही है, ताकि जो हम अपनी क्रॉप से उन्हें पानी दे सके और वो ग्रोन हो। तो इसके लिए इरिगेशन फैसिलिटी भी प्रॉपर होनी चाहिए, अच्छी एग्रीकल्चर के लिए, अच्छे कल्टीवेशन के लिए। यस, ये आपको बुक के अंदर एक मैप दिख रहा होगा, यस, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड, कि एरेबल लैंड जो यहाँ कहाँ है वर्ल्ड के अंदर, वो यहाँ दिखाया है। तो जो ग्रीन कलर का मार्क है वहाँ एरेबल लैंड है। तो इंडिया में आपको जो नीचे साउथ वाला पार्ट दिख रहा है, मोस्टली एरेबल लैंड वहीं है। फिर इसके अलावा ये पैसिफिक ओशन दिख रहा है आपको, और ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ आप देख रहे हैं सम पार्ट्स में ग्रीन लगा हुआ है, तो वहाँ वो क्या है, एरेबल लैंड है। मतलब यहाँ पर क्या है, पॉसिबल है एग्रीकल्चर। द लैंड विच इज़ कल्टिवेटेड इज़ नॉन एज एरेबल लैंड। यहाँ ये बोल रहे हैं वो लैंड जहाँ कल्टिवेशन पॉसिबल है, हम उसे कौन सी लैंड बोलते हैं, एरेबल, मतलब उपजाऊ ज़मीन बोलते हैं। एंड हमारा जो लास्ट पॉइंट है कि फिजिकल फैक्टर जो फोर्थ है, उसमें जो फोर्थ फैक्टर जो हमारा है, जो इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है एग्रीकल्चर को, वो है क्लाइमेट। लास्ट फैक्टर इज क्लाइमेट, जलवायु। क्या है देखिए, क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस ऑल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ ये बोला क्लाइमेट मतलब जो जलवायु है वो बहुत ही इन्फ्लुएंस, महत्वपूर्ण उसका रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है क्रॉप प्रोडक्शन में। सम क्रॉप्स लाइक वीट नीड मॉडरेट टेम्परेचर। वीट, गेहूं को एक जो टेम्परेचर की नीड होती है वो है मॉडरेट टेम्परेचर, ये एक मीडियम टेम्परेचर की उसे नीड होती है। एंड रेन ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड सनी डेज ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, मतलब रेन की भी नीड होती है उसे थोड़ी, और थोड़ी सनी डेज, सन की भी, सनलाइट की भी नीड होती है। फॉर पैडी हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर फेवरेबल। इसके लिए, इसके अलावा जो पैडी, कोई अलग टाइप का धान होता है, पैडी मीन्स धान, उसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो हाई चाहिए होता है, और ह्यूमिडिटी होती है, उमस वाला मौसम उसके लिए अच्छा होता है। और क्लाइमेट कंट्रोल द पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट की जो कॉटन है उसके लिए अलग टाइप्स का हमें क्लाइमेट चाहिए, मेज़, मक्का जो होता है उसको क्लाइमेट अलग चाहिए। तो अलग अलग जो क्रॉप्स होती है उन्हें डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट्स की नीड, राइस होती है उसे डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट की नीड होती है। तो इसलिए राइस हो गया, शुगर कैन हो गया, इस तरह की क्रॉप्स तो यहाँ राजस्थान में होती ही नहीं है। इन्हें कहाँ होती है, यूपी साइड में होती है, जहाँ फर्टाइल लैंड ज़्यादा है, वहाँ का क्लाइमेट उसके लिए सूटेबल है। जैसे आपने एप्पल्स के लिए सुना होगा, या ड्राई फ्रूट्स के लिए, वो कहाँ होते हैं, ऊपर, जहाँ विंटर ज़्यादा, ठंडी वाले एरिया में ज़्यादा होता है। तो क्योंकि जिस क्रॉप को जिस टाइप के क्लाइमेट की नीड होती है वो वही होता है। तो क्लाइमेट भी क्या करता है, अफेक्ट करता है किसको, एग्रीकल्चर को। तो स्टूडेंट्स, आप पार्ट 1 इज़ कम्प्लीट। हमारा जो पार्ट 1 है कंप्लीट हो गया है, उसमें हमने न्यू वर्ड्स हम लोगों ने देखे हैं। देन वी डिस्कस हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है उसमें, कि किस तरह से वो 3 टाइप्स के स्टेप्स हमने पढ़े थे। देन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ मतलब क्रॉप्स प्रोडक्शन, फिर क्रॉप्स को कन्वर्ट करना सेकेंडरी, और सर्विसेज जो हमें मिलती है वो लास्ट किस में आती है, टेरिटरी एक्टिविटीज़ में। देन एग्रीकल्चर जो
जो है वो किस तरह क्यों प्राइमरी एक्टिविटी है और फिर कौन कौन से फैक्टर्स उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो हमने पढ़े हैं। तो स्टूडेंट्स, आप पार्ट 1 इज़ कंप्लीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।